तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये मूवी बहुत ही शानदार मूवी होने वाली है और इस मूवी का नाम है काउंटर इन्वेस्टिगेशन। तो इस कहानी की शुरुआत फ्रांस के पेरिस शहर से होती है और पेरिस के एक घर में एंटी ड्रग्स स्क्वाड रेड मारती है और उस घर में रहने वाले आदमी को ड्रग्स रखने और बेचने के जुर्म में उसे अरेस्ट कर लेते हैं। और नेक्स्ट सीन में हमें रिचर्ड नाम के एक पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो कि आज उसकी 10 साल की बेटी एमिली को आज कहीं घुमाने ले जा रहा होता है। और यहाँ पर रिचर्ड उसकी वाइफ जो कि डॉक्टर है उससे कह रहा होता है कि आज मैं एमिली को घुमाने ले जा रहा हूँ और कुछ समय बाद मैं उसे घर ले आऊंगा। और यहाँ पर रिचर्ड अपनी साइकिल को लेकर घर से बाहर निकल ही रहा होता है कि तभी उसके पास एक कॉल आता है और ये फोन उसी गीनो नाम के आदमी का होता है जिसे कि मूवी के फर्स्ट सीन में एंटी ड्रग्स स्क्वाड ने पकड़ा होता है। और यहाँ पर गीनो रिचर्ड को जानता था और यहाँ पर गीनो रिचर्ड से उसे छुड़वाने के लिए मदद मांगता है। अब यहाँ पर रिचर्ड थोड़ा सोचता है और उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। और यहाँ पर छोटी एमिली ये सुनकर समझ जाती है कि आज भी उसके डैड उसे घुमाने नहीं ले जाने वाले और एमिली गुस्से में अपने रूम में वापस चली जाती है। तब यहाँ पर रिचर्ड एमिली के रूम में जाकर उसे मनाता है और उससे कहता है कि वो कुछ ही देर में वापस लौट के आ जाएगा और उसके बाद वो दोनों ही घूमने जाएंगे। जिसके बाद रिचर्ड घर से निकल जाता है और यहाँ पर एमिली अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी से चैटिंग करने लग जाती है और वो यहाँ पर एक लड़के से बात कर रही होती है और वो चैट में बता रही होती है कि आज उसके पिता एक बार फिर से उसे अकेला छोड़कर चले गए। और तब यहाँ पर वो लड़का कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम एक दूसरे से मिल सकते हैं। और एमिली थोड़ी देर सोचती है और फिर वो उस लड़के से मिलने अपनी साइकिल से निकल जाती है। अब दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में रिचर्ड गीनू नाम के आदमी से बात करता है और वो किसी तरीके से उस गीनू नाम के आदमी को बेल दिलवाकर छुड़वा लेता है। अब यहाँ पर रिचर्ड गीनू को उसके घर पर छोड़कर वापस लौटता है। तब वो देखता है कि एमिली तो घर पर नहीं है। तब रिचर्ड ये बात अपनी वाइफ क्लेयर को भी बताता है और वो उससे कहता है कि मैं एमिली को ढूंढने जा रहा हूँ। और तभी रिचर्ड के पास एक कॉल आता है और ये कॉल उसके साथ ही पुलिस ऑफिसर स्टीफन का होता है। तब यहाँ पर रिचर्ड उसे गीनो के बारे में बताने लगता है कि वो जानता है कि वो ड्रग्स बेचने का काम करता है, लेकिन स्टीफन उससे कहता है कि ये सब बातें छोड़ो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक दुखद खबर है। और ऐसा कहकर वो रिचर्ड को जंगल के पास वाले तालाब के पास बुलाता है। और अब यहाँ पर रिचर्ड जल्दी से वहाँ पर पहुँचता है तो तब वो वहाँ पर देखता है कि उसकी 10 साल की बेटी एमिली की लाश को एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था। तब यहाँ पर स्टीफन उसकी बेटी की लाश देखने से रोकता है और वो उससे कहता है कि तुम एमिली को इस हालत में नहीं देख पाओगे, इसलिए यहीं पर रुक जाओ। और यहाँ पर रिचर्ड जोर जोर से रोने लगता है। अब इसके बाद हम यहाँ पर एमिली की फ्यूनरल को देखते हैं जहाँ पे पुलिस डायरेक्टर और बड़े बड़े ऑफिसर्स आए होते हैं। और यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट का डायरेक्टर अपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर स्टीफन से कहता है कि जिसने भी उस बच्ची के साथ ऐसा किया है उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रिचर्ड और उसकी वाइफ क्लेयर भारी मन से अपनी बेटी को अलविदा कहते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ ही दिनों बाद ऑफिसर स्टीफन को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगती है और उन्होंने एमिली के मर्डर सस्पेक्ट को अरेस्ट कर लिया होता है और इस आदमी का नाम डैनियल एंकमैन होता है। और पुलिस यहाँ पर उसे पकड़कर पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लाती है। तब यहाँ पर स्टीफन का बॉस एरोल्ड स्टीफन से पूछता है क्या हमें इसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत मिले हैं। तब स्टीफन कहता है कि हमारे पास इसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत तो नहीं है। तब स्टीफन का बॉस कहता है तो फिर इसका कन्फेशन ही हमारे लिए एक आखिरी सबूत होगा और इसका कन्फेशन तुम्हें ठीक तरीके से लेना होगा ताकि हम इसके कन्फेशन को कोर्ट में साबित कर सकें। अब यहाँ पर जब डैनियल से पूछताछ चल रही होती है तभी वहाँ पर रिचर्ड आ जाता है और रिचर्ड इंट्रोगेशन रूम में घुसकर डैनियल को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी रिचर्ड के साथी पुलिस वाले उसे ऐसा करने से रोक लेते हैं और उसे किसी तरीके से शांत करते हैं। और यहाँ पर डैनियल भी रिचर्ड की आंखों में उसके लिए इतना गुस्सा देखकर काफी डर जाता है। और आगे पुलिस कस्टडी में काफी दिनों तक रहने के बाद डैनियल अपना कन्फेशन दे देता है और उसके बाद पुलिस ऑफिसर डैनियल के ऊपर चार्जेस लगाकर उसे कोर्ट में पेश करते हैं। और अब इसके बाद कहानी 1 साल आगे जाती है जहां पर डैनियल पे अभी भी केस चल रहा होता है और आज उनके केस का लास्ट वर्डिंग होता है। और यहाँ पर कोर्ट में वकील अपने अपने आखिरी आर्ग्यूमेंट्स रखते हैं और यहाँ पर डैनियल का वकील कहता है कि मेरे क्लाइंट डैनियल के खिलाफ कोई भी फॉरेंसिक एविडेंस नहीं मिले हैं और ये पुलिस वाले इस रिचर्ड के दोस्त हैं जो कि उस बच्ची का पिता है। और ये बात बिल्कुल साफ है कि ये पूरी इन्वेस्टिगेशन एक तरफा है और ये पुलिस वाले बस किसी भी तरीके से डैनियल को सजा दिलवाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर जज डैनियल की वकील की बातों पर इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती और डैनियल एंटमैन को सबूतों के आधार पर 30 साल की सजा सुना दी जाती है। और अब आगे स्टीफन क्लेयर और रिचर्ड को
उनके घर छोड़ता है और स्टीफन रिचर्ड से कहता है कि अब मेरा बोर्डो में ट्रांसफर हो चुका है, तो अब मैं ज्यादा दिनों तक यहाँ पर नहीं रुक सकता और मैं कल ही यहाँ से चला जाऊंगा। और तब वो दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं और स्टीफन वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर डैनियल को उसकी सजा काटने के लिए जेल में बंद कर दिया जाता है। और आगे जेल से डैनियल रिचर्ड को एक लेटर लिखता है, लेकिन वो लेटर रिचर्ड को भेजने के बजाय वो कोई सोचने लग जाता है और फिर वो उस लेटर को मोड़कर एक पाइप के अंदर छुपा देता है। जिसके बाद डैनियल रिचर्ड के लिए एक और लेटर लिखता है और यहाँ पर जब रिचर्ड के पास वो लेटर पहुँचता है तो उसमें डैनियल रिचर्ड से कह रहा होता है, डियर सर, एक पिता होने के नाते आपने अपनी बच्ची को खोया है और आप किस दर्द से गुजर रहे हो मैं ये कभी भी नहीं समझ पाऊंगा, पर मैं कहीं ना कहीं उस दर्द को महसूस कर सकता हूँ। लेकिन रिचर्ड इस चिट्ठी को आगे पढ़ नहीं पाता और गुस्से में उस चिट्ठी को फेंक देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद रिचर्ड फिर से उस चिट्ठी को कोशिश करके पढ़ने लगता है और वो पढ़ता है कि पुलिस वाले होने के नाते आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपने एक गुनहगार को सजा दिलवा दी होगी, पर कभी कभी कानून से भी गलती हो जाती है और मैं ये बोलकर आपके सामने अपनी बेगुनाही साबित नहीं करना चाहता, पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक पुलिस इंस्पेक्टर होकर क्या आप तसल्ली से बैठ पाओगे कि आपकी बेटी का कातिल आज भी मजे से कहीं बाहर घूम रहा है। और मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि आप मेरी बातों पर ध्यान दें। और अब इस चिट्ठी को पढ़ने के बाद रिचर्ड काफी दुखी होता है और वो रोने लगता है। अब इसके बाद कहानी 1 साल आगे जाती है, जहाँ पर रिचर्ड अपने पुलिस ऑफिसर्स के साथ में एक सेक्सुअल ऑफेंडर को पकड़ने आए होते हैं। और यहाँ पर रिचर्ड और उसकी टीम एक सेक्सुअल ऑफेंडर के घर के बाहर नजर बनाए रखी होती है। और तब रिचर्ड रेडियो पर एक न्यूज सुनता है और रेडियो पर न्यूज बताई जा रही होती है एक मेंटली रिटार्डेड किलर जिसने 20 साल की उम्र में अपना पहला कत्ल किया था, उसे बोर्डो के क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया है। ये छोटी बच्चियों और लड़कियों को अपना शिकार बनाता था और इसने 10 साल के एक छोटे बच्चे का मर्डर कर दिया था, जिसकी बॉडी अब पुलिस को मिल चुकी है। किलर अरमान सालिना। अब सालिना के बारे में खबर सुनकर रिचर्ड सोच में पड़ जाता है, क्योंकि डैनियल ने रिचर्ड से कहा था कि वो एमिली का कातिल नहीं है बल्कि कोई और है। और अब यहाँ पर रिचर्ड की टीम उस सेक्सुअल ऑफेंडर को पकड़ लेती है, जिसके लिए वो उसके घर के बाहर इतनी देर से इंतजार कर रहे थे। और इसके बाद रिचर्ड अपने बॉस आर्नोल्ड से बोलता है कि बॉस, मैं बोर्डो जाना चाहता हूँ और वहाँ जाकर एक सालिना नाम के अपराधी की इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूँ। तब यहाँ पर आर्नोल्ड रिचर्ड को बोर्डो जाने की परमिशन दे देता है। और अब आगे बोर्डो जाकर रिचर्ड अपने दोस्त स्टीफन से मिलता है और स्टीफन रिचर्ड को सालिना के केस की फाइल देता है। और जब यहाँ पर रिचर्ड सालिना के द्वारा मर्डर किए हुए बच्चों की पिक्चर्स को देखने लगता है जिन्हें की सालिना ने मारा था, और यहाँ पर रिचर्ड उन सभी मर्डर्स में और एमिली के मर्डर्स में कुछ कॉमन पॉइंट ढूंढने की कोशिश कर रहा था। और इसके दूसरी तरफ जेल में डैनियल की कोई फीमेल फ्रेंड जो कि ऐसा समझती है कि डैनियल कोई अपराधी नहीं है, वो डैनियल को अक्सर लेटर लिखा करती है और वो कोशिश भी करती है डैनियल को जेल से छुड़वाने की। अब यहाँ पर रिचर्ड पोस्टो से अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करके वापस से अपने बॉस आर्नल्ड से मिलता है। और यहाँ पर रिचर्ड अपने बॉस को भी एक प्रिस्क्रिप्शन रिसिप्ट दिखाता है और वो अपने बॉस से कहता है कि पिछले 1 साल में जितने भी मर्डर्स हुए हैं मैंने उन सभी की इन्वेस्टिगेशन की है और मुझे पता है कि ये सारे मर्डर्स रेलवे ट्रैक के पास हुए हैं और ये सारे मर्डर्स सालिनास ने किए थे। और इसके मर्डर करने के तरीके में और एमिली के हुए मर्डर में काफी सारी सिमिलैरिटीज हैं। तब आर्नोल्ड पूछता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। तब रिचर्ड एक एड्रेस निकालकर आर्नोल्ड को दिखाता है और वो कहता है कि ये सालिनास के कजिन का एड्रेस है, वहाँ से कुछ 15 किलोमीटर दूर है जहाँ पर एमिली का मर्डर हुआ था। अब आगे रिचर्ड सालिनास के उस कजिन से मिलने जाता है और रिचर्ड सालिनास की कजन से पूछता है कि जून 2003 में आपका कजिन कहाँ पर था। तब सालिनास की कजन कहती है कि मुझे इतना पुराना कुछ भी ठीक से याद नहीं, पर वो बताती है कि सालिनास ने यहाँ पर लकड़ी के कारखाने में अपने लिए कुछ काम ढूंढा था और मैंने एक शाम उसकी माइग्रेन की प्रॉब्लम के लिए उसे एक डॉक्टर को दिखाया था और हाँ, उस डॉक्टर की रिसिप्ट मेरे पास है। और तब सालिनास की कजन रिचर्ड को वो डॉक्टर की रिसिप्ट देती है और वो रिचर्ड से पूछती है कि आपकी बेटी के साथ ऐसा कब हुआ था। तब रिचर्ड कहता है कि जिस दिन आपने सालिनास को डॉक्टर के पास दिखाया था उसके ठीक 1 दिन पहले। अब आगे रिचर्ड स्टीफन से कॉल लगाकर कहता है कि सालिनास से एक बार पूछताछ फिर से होनी चाहिए और जज को उससे पूछना चाहिए क्या वो एमिली के मर्डर में भी शामिल था। अब यहाँ पर स्टीफन रिचर्ड की ये बात मानने से पहले तो बिल्कुल मना कर देता है, पर बाद में वो रिचर्ड के फोर्स करने पर ये करने के लिए तैयार हो जाता है। अब इसके दूसरी तरफ रिचर्ड की वाइफ क्लेयर एमिली की मौत से आज भी काफी सदमे में होती है और वो पेशेंट के ऑपरेशन के टाइम पर लापरवाही कर देती है, जिसकी वजह से दूसरे डॉक्टर्स उसे नौकरी से निकाल देते हैं। और वहीं हम देखते हैं कि डैनियल भी जेल से
लगातार एक के बाद एक लेटर रिचर्ड को लिख रहा होता है और वो उसे बार बार यही याद दिला रहा होता है कि वो बेकसूर है और मुजरिम बाहर घूम रहा है। अब जज के सामने सालिनास को एमिली की फोटो दिखाकर ये पूछा जाता है, क्या तुमने इस बच्ची का भी मर्डर किया है? तब यहाँ पर सालिनास एमिली की मर्डर करने की बात को साफ मना कर देता है, लेकिन वो ये बात मान लेता है कि जब इस लड़की का मर्डर हुआ था तब वो उसी जंगल के पास था। अब यहाँ पर रिचर्ड सालिना जिस लकड़ी के कारखाने पर काम करता था उस लकड़ी के कारखाने से अपनी कार लेकर गुजरता है और वो कार की स्पीड को 50 किलोमीटर रखता है और वो उस जगह पर पहुंचता है जहां पर एमिली का मर्डर हुआ था। और वहां पर पहुंचकर रिचर्ड समझ जाता है कि सालिनास को अपने लकड़ी के कारखाने से लेकर यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लग जाएगा और रिचर्ड इस बारे में सोचने लगता है। अब इसके बाद रिचर्ड अपने घर पर आता है और डैनियल एंकमैन को एक लेटर लिखने लगता है और वो अपने लेटर में लिखता है कि मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था मैं तुम्हें कभी इस तरीके से लेटर लिखूंगा, पर मुझे जो इस केस के बारे में पता चला है मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि एमिली के मर्डर के वक्त एक सालिनास नाम का क्रिमिनल उसी जंगल के पास था और मुझे लगता है कि ये मर्डर सालिनास ने किया है, पर वो ये बात कबूल नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर जब डैनियल को रिचर्ड का लेटर मिलता है तो उसे चैन की राहत मिलती है। अब आगे जो 4 लेडीज डैनियल को जेल के अंदर लेटर भेजा करती थी उनमें से एक के लेटर पढ़कर डैनियल डिसाइड करता है कि वो उस लेडी से आगे बात बढ़ाएगा और वो उसे लेटर लिखना शुरू करेगा। अब आगे डैनियल ने उस लड़की के लिए लेटर लिखा होता है, पर वो उसे नॉर्मल तरीके से नहीं भेजना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि कैदियों की चिट्ठी अक्सर गार्ड पढ़ा करते हैं। इसलिए डैनियल अपने वकील को मिलने के लिए बुलाता है और वो उससे रिक्वेस्ट करता है उस लेटर को उस लेडी तक पहुंचाने के लिए। और वकील को यहाँ पर डैनियल के ऊपर थोड़ा शक होता है, पर जब वो उस लेटर के एनवेलप को खुला हुआ देखता है तब उसे लगता है कि डैनियल ने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा होगा जिसे कि उसे पढ़ना चाहिए और वो उस लेटर को उस लेडी तक पहुंचाने के लिए तैयार हो जाता है। अब आगे डैनियल के पास रिचर्ड का एक और लेटर आता है जिसे पढ़कर डैनियल सुकून की सांस लेता है क्योंकि उस लेटर में रिचर्ड ने लिखा होता है कि अब वो डैनियल को बेकसूर साबित करेगा। और अब इसकी दूसरी तरफ रिचर्ड सीरियल किलर सेलिना के मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन को लेकर उस डॉक्टर के पास जाता है जिसने कि उसे लिखा था। तब वो डॉक्टर रिचर्ड से वो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन लेकर पढ़ता है और उससे कहता है कि हाँ मैं इस पेशेंट को जानता हूँ, इसकी कजिन इसे लेकर मेरे पास आई थी। और वो बताता है कि सेलिनास बचपन से ही परेशान था, बचपन में उसकी मॉम की मौत के कारण, इसलिए कभी कभी उसे माइग्रेन का दर्द भी उठा करता था। लेकिन क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि एमिली का मर्डर इसी ने किया है? तब रिचर्ड कहता है कि हाँ, कि मुझे इसके ऊपर शक है। तब डॉक्टर कहता है कि मैं तुम्हें सालिनास के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ और डॉक्टर रिचर्ड को अपने साथ उसके घर के अंदर ले जाता है। अब आगे रिचर्ड एक रिपोर्टर से मिलता है और उससे मदद मांगता है और वो उस रिपोर्टर से कहता है कि मेरे पास कुछ लीड्स हैं एमिली के मर्डर केस में। तब वो रिपोर्टर रिचर्ड का एक इंटरव्यू लेती है और मूवी के अगले सीन में रिचर्ड और क्लेयर दोनों ही डिनर कर रहे होते हैं। तभी टीवी पर रिपोर्टर एक ब्रेकिंग न्यूज देती है कि हमें अभी अभी एमिली मर्डर केस में एक नई लीड मिली है और ये जानकारी हमें एमिली के पिता रिचर्ड से मिली है और उन्होंने बताया है कि एमिली का मर्डर डैनियल नाम के आदमी ने नहीं किया बल्कि ये मर्डर सेलिनास नाम के एक सीरियल किलर ने किया है। और रिचर्ड को इस बात पे पूरा भरोसा है कि डैनियल बेकसूर है और शायद इसलिए इस केस का रीट्रायल होना चाहिए। अब ये सुनकर क्लियर रिचर्ड से लड़ने लगती है कि आखिर उसने ये सब क्यों किया और उसने इस बारे में उसे क्यों नहीं बताया। अब अगले दिन जब रिचर्ड अपने ऑफिस में जाता है तो उसका बॉस आर्नल्ड उससे गुस्से में कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो? तुम आखिर अपने साथी पुलिस वालों को गलत साबित करने में क्यों लगे हुए हो कि उन्होंने इस केस की इन्वेस्टिगेशन ढंग से नहीं की। तब रिचर्ड कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि सालिनास ही मेरी बेटी का कातिल है और डैनियल निर्दोष है। और तभी रिचर्ड की डेस्क पर एक कॉल आता है जिसे कि आर्नल्ड रिसीव करता है। तब आर्नल्ड को बताया जाता है एमिली मर्डर केस में एक लड़की विटनेस बनकर सामने आई है। तब आर्नल्ड और रिचर्ड उस लड़की से मिलते हैं और इस लेडी का नाम क्रिस्टीना होता है और वो आर्नल्ड और रिचर्ड को बताती है कि जिस दिन एमिली का मर्डर हुआ था मैं उस दिन वहाँ पर जॉगिंग कर रही थी और मैंने वहाँ पर तालाब के पास सालिनास को देखा था। तब आर्नल्ड उससे पूछता है तो तुम ये सब इतने साल बाद पुलिस को क्यों बता रही हो और इतने दिनों तक तुम सच बताने के लिए सामने क्यों नहीं आई। तब क्रिस्टीना कहती है कि मुझे लगा था कि पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया है, पर जब मैंने न्यूज देखी तब मुझे पता चला कि पुलिस ने तो किसी और ही आदमी को पकड़ लिया है। और न्यूज में मैंने सालिनास की फोटो को भी देखा जिससे कि मैं उसे पहचान गई। अब आगे पुलिस क्रिस्टीना के बैकग्राउंड की छानबीन करती है। तब उन्हें पता चलता है कि क्रिस्टीना का कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है और क्रिस्टीना के पति की मौत 3 साल पहले हो गई थी और तब से वो अकेली रह रही थी, बिल्कुल एक नॉर्मल सिटीजन की तरह। तब यहाँ पर रिचर्ड
आर्नल्ड से रीट्रायल करवाने की बात करता है, जिस बात पर आर्नोल्ड भड़क जाता है और वो रिचर्ड से कहता है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें इस पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर कीचड़ नहीं उछालने दूंगा। तब यहाँ पर रिचर्ड समझ जाता है कि आर्नल्ड उसका साथ नहीं देने वाला, इसलिए वो डैनियल को एक लेटर लिखता है और डैनियल की फाइल में से कुछ जरूरी दस्तावेज वो डैनियल के वकील को भिजवा देता है ताकि कि डैनियल का वकील रीट्रायल की अपील कर सके। और अब इसकी दूसरी तरफ क्लेयर रिचर्ड के ड्रॉअर में कुछ ढूंढ रही होती है कि तभी उसकी नजर उसमें पड़े हुए उसके लेटर्स पर पड़ती है, जो लेटर्स डैनियल ने भेजे थे। और रिचर्ड के आने पर क्लेयर उसके ऊपर चिल्लाने लगती है कि आखिर वो अपनी बेटी के कातिल से बात क्यों कर रहा है, और इस बात को लेकर उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और क्लेयर घर छोड़कर चली जाती है। अब अगली सुबह जब रिचर्ड उठता है तो उसे पता चलता है कि डैनियल के खिलाफ कन्विक्शन कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है और उसका रीट्रायल एक्सेप्ट हो गया है। तब रिचर्ड डैनियल को लेटर लिखता है कि वो उसके डिफेंस में विटनेस बनने के लिए तैयार है और वो पूरी कोशिश करेगा कि वो जल्द से जल्द जेल से छूट जाए। अब आगे रिचर्ड डैनियल के रीट्रायल में जाता है और वहाँ पर क्रिस्टीना विटनेस बनकर आती है और वो कहती है कि जिस दिन एमिली का मर्डर हुआ था उस दिन सेलिनास को उसने तालाब के पास देखा था जहाँ पर एमिली की लाश मिली थी। लेकिन जब यहाँ पर वकील सेलिनास से इस बारे में बात करता है तब सेलिना इस बात से साफ इनकार कर देता है कि उसने एमिली का मर्डर किया है। लेकिन वकील कहता है कि क्रिस्टीना ने तो तुम्हें वहाँ पर देखा था। तब सेलिना कहता है कि इस लेडी ने किसी और को वहाँ पर देखा होगा, मुझे बस घूमना पसंद है इसलिए मैं वहाँ पर अक्सर जाया करता था, पर मैंने जो कुछ भी किया है मैंने वो सब कुछ कबूल किया है और मैंने इस बच्ची का कत्ल नहीं किया। पर जज और जूरी सेलिना के इस बयान से सहमत नहीं होती और इस बात का बेनिफिट ऑफ डाउट डैनियल को मिल जाता है क्योंकि सेलिना पहले भी कई बच्चों के मर्डर कर चुका था, इसलिए उसे अपराधी माना जाता है। और जज और जूरी मेजोरिटी वोट के आधार पर डैनियल को रिहा कर देते हैं और डैनियल अपनी रिहाई पर काफी खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ रिचर्ड का बॉस आर्नोल्ड इस बात पर अफसोस कर रहा होता है। अब यहाँ पर डैनियल को अपनी रिहाई का ऑर्डर मिल चुका था। तब यहाँ पर डैनियल अपने सेल में वापस आकर अपनी पैकिंग कर रहा होता है और तब वो उस कर्टेन की रॉड में से उस लेटर को वापस निकालता है जो कि सबसे पहले डैनियल ने रिचर्ड के लिए लिखा था और उसे कर्टन रॉड में डाल दिया था। अब यहाँ पर जब डैनियल उस लेटर को पढ़ना शुरू करता है तो उसमें उसने रिचर्ड के लिए लिखा होता है, डियर कैप्टन, मैं यहाँ पर एक वीआईपी सेल में हूँ और अब मेरे पास बहुत सारा समय है कि मैं वो सब कुछ सोचूं जो कुछ भी मैंने किया है। और पहली बार मेरी उम्र 20 साल की थी जब मैंने ये सब कुछ पहली बार किया था और वो पहली लड़की मेरे खिलाफ रिपोर्ट करना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया था। पर दूसरी बार ये एहसास बिल्कुल ही अलग था। दूसरी बार मैंने जिसके साथ ये किया था वो पहली वाली से काफी छोटी थी और मैं आज भी उसकी लाश के बारे में सोचता हूँ। वो आज तक भी पुलिस को नहीं मिल पाई और मेरी तीसरी शिकार तुम्हारी बेटी थी और मैं बताता हूँ कि मैंने उसके साथ क्या क्या किया था। और ये पढ़कर डैनियल उस लेटर को खा जाता है ताकि किसी के भी हाथ ये लेटर ना लगे। और ये लेटर डैनियल ने रिचर्ड को उकसाने के लिए लिखी होती है। और अब जेल से छूटने के बाद डैनियल एक न्यूज चैनल पर अपना इंटरव्यू देता है कि कैसे वो एक बेगुनाह था और उसकी जिंदगी के 3 साल बर्बाद हो गए, पर उसने भगवान के ऊपर भरोसा रखा और उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। और अब इसके बाद डैनियल क्रिस्टीना से एक बार में मिलता है और वो क्रिस्टीना को बताता है कि उसे एक जॉब ऑफर मिला है जिसे कि उसने एक्सेप्ट कर लिया है और उसे तो गवर्नमेंट 2 लाख यूरो का कंपनसेशन अमाउंट भी दे रही है उसके 3 साल बर्बाद करने के लिए। और उन पैसों से वो अपने लिए पेरिस के बाहर घर खरीदेगा। और ये सुनकर क्रिस्टीना खुश होती है और वो जानना चाहती थी कि अब आगे उन दोनों की रिलेशनशिप का क्या होगा। तब डैनियल उससे कहता है कि मैं 3-4 महीनों बाद यहाँ पर वापस आ जाऊंगा। अब ये सुनकर क्रिस्टीना को ये बात काफी अजीब लगती है क्योंकि उसने डैनियल के बाहर निकलने का इतने सालों तक इंतजार किया, पर डैनियल अब उसे छोड़कर जा रहा है। अब आगे डैनियल क्रिस्टीना से वो लेटर्स मांगता है जो कि उसने उसे जेल से लिखे होते हैं। तब यहाँ पर क्रिस्टीना अपने साथ लाए हुए लेटर्स उसको दे देती है और वो उससे पूछती है कि आखिर तुम इन सब का क्या करोगे। तब डैनियल कहता है कि मैं इन सबको जला दूंगा क्योंकि ये लेटर्स मुझे जेल की याद दिलाएंगे। और ये वही लेटर्स होते हैं जो कि जेल से डैनियल ने क्रिस्टीना को भेजे होते हैं, जिसमें उसने क्रिस्टीना को झूठी गवाही देने के लिए कहा होता है कि उसने एमिली के मर्डर वाले दिन सेलिना को वहाँ पर देखा था। और डैनियल को यहाँ पर डर था कि कहीं ये लेटर्स पुलिस या रिचर्ड के हाथ में ना लग जाएं। अब आगे डैनियल क्रिस्टीना को आगे उसकी गाड़ी तक छोड़ने जाता है। तब यहाँ पर डैनियल उसे जबरदस्ती किस करता है और डैनियल के किस करने के अंदाज से कैथलीन समझ जाती है कि जितना डैनियल सीधा दिखता है उतना वो है नहीं। अब कैथलीन के जाने के बाद डैनियल अपने वकील को कॉल करता है और वो उसे बताता है
कि मैं परसों ही पेरिस को छोड़कर यहाँ से जाने वाला हूँ, पर जाने से पहले मैं एक बार मिस्टर रिचर्ड से मिलना चाहता हूँ। तो क्या मुझे मिस्टर रिचर्ड का नंबर मिल सकता है? और यहाँ पर रिचर्ड का नंबर मिलने के बाद डैनियल रिचर्ड को कॉल करता है और डैनियल रिचर्ड से कहता है कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। और अब आगे डैनियल रिचर्ड से मिलने के लिए उसके घर पहुँचता है और वो रिचर्ड से कहता है कि मैं शहर को छोड़कर जाने वाला हूँ और जाने से पहले मैं आपसे मिलकर मैं आपको थैंक्स कहना चाहता था। अब आगे रिचर्ड डैनियल को ड्रिंक ऑफर करता है और वो दोनों साथ में मिलकर ड्रिंक पीते हैं। और ड्रिंक पीते पीते डैनियल रिचर्ड से कहता है कि एमिली का बेडरूम कहाँ पर है, मैं वो बेडरूम देखना चाहता हूँ और मैं वहाँ पर जाकर उसके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ऊपर वाला उसकी आत्मा को शांति दे। जिसके बाद रिचर्ड डैनियल को एमिली के बेडरूम में ले जाता है और डैनियल उस रूम को देखने लगता है, पर रूम को देखते देखते वो बेहोश हो जाता है क्योंकि रिचर्ड ने डैनियल को ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाकर पिलाई होती है। अब इसके बाद मूवी के अगले सीन में जब डैनियल को होश आता है तो उसके हाथ पैर बंधे होते हैं और रिचर्ड भी वहाँ पर डैनियल के सामने बैठा होता है। पर यहाँ पर डैनियल को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि रिचर्ड आखिर उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तब रिचर्ड कहता है कि मुझे तो शुरू से ही पता था कि तूने ही एमिली को मारा था और जब तू जेल से छूट कर आता तो तब मैं तुझसे बदला भी लेना चाहता था, पर मैंने अपने 15 साल के पुलिस एक्सपीरियंस से एक बात सीखी है कि जिन फैमिली से उनके बच्चे या लेडीज की हत्या कर दी जाती है तो बच्चों का पिता या फिर लेडी का पति हमेशा यही सोचता है कि जब अपराधी जेल से छूट कर आएगा तो वो उससे बदला लेगा। लेकिन कुछ दिनों बाद सब उन बातों को भूल जाते हैं और धीरे धीरे बच्चों का पिता और लेडी का हस्बैंड भी अपने आप को किसी तरीके से समझा लेते हैं और वो अपराधी के जेल से छूटने के बाद भी उससे बदला नहीं ले पाते। और शायद मैं भी तुमसे कभी भी बदला नहीं ले पाता, लेकिन जब तुमने मुझे लेटर लिखना शुरू किया तब मैंने ठान लिया था कि मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा, क्योंकि सालिनास के डॉक्टर ने मुझे पहले ही बता दिया था कि सालिनास की एक खास मेडिकल कंडीशन है कि सालिनास कभी भी किसी के साथ इंटीमेट नहीं हो सकता था, इसलिए वो किसी का भी रेप नहीं कर सकता था। और मुझे नहीं पता कि सालिनास ने इस बात को जज को क्यों नहीं बताया। और इतना कहकर रिचर्ड ने डैनियल को एक गड्ढे के पास लाता है जो कि उसने उसके लिए खोदा होता है और रिचर्ड उससे कहता है कि अब तुम मुझे यहाँ से कभी भी कोई चिट्ठी नहीं भेज पाओगे। और ऐसा कहकर रिचर्ड डैनियल को लात मार के उस गड्ढे में भर देता है। और अब कुछ दिनों बाद मीडिया में ये खबर फैल चुकी होती है कि अचानक से डैनियल एंकमैन मिसिंग हो गया है। तब मीडिया डैनियल के वकील से पूछताछ करती है। तब डैनियल का वकील कहता है कि डैनियल मीडिया की पूछताछ से परेशान हो चुका था, इसलिए वो कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर गया है। और डैनियल के गायब होने की न्यूज रिचर्ड की वाइफ क्लेयर और रिचर्ड का बॉस आर्नल्ड भी देखता है और वो सब भी समझ जाते हैं कि डैनियल कहीं पर भी नहीं गया है, बल्कि रिचर्ड ने उससे एमिली की मौत का बदला ले लिया है। अब आगे रिचर्ड अपनी वाइफ को मनाने उसके घर पर जाता है और इसके बाद वो एमिली की कब्र पर जाता है और तभी वहाँ पर आर्नोल्ड भी आ गया था। और आर्नल्ड रिचर्ड से कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि तुमने रेजिग्नेशन दिया है। तब रिचर्ड कहता है कि हाँ, मैं यही चाहता था। तब आर्नल्ड कहता है कि मेरे पास रिचर्ड की कॉल डिटेल्स हैं और उसने मिसिंग होने से पहले आखिरी बार तुम्हें ही कॉल किया था। इस पर रिचर्ड कहता है कि उसने मुझे थैंक्स कहने के लिए कॉल किया था। तब आर्नोल्ड कहता है कि मैं अंदाजा लगा सकता हूँ तुमने डैनियल के साथ क्या किया होगा, और मैंने सेलिनास के डॉक्टर से भी बात की है और उसने मुझे सेलिनास के मेडिकल कंडीशन के बारे में बता दिया और इसके बारे में उन्होंने तुम्हें भी बता दिया था। और ये हो ही नहीं सकता कि तुम सेलिनास को अपनी बेटी का कातिल मानो। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सब करके अपनी जिंदगी में अच्छा फील करोगे? तब रिचर्ड कहता है कि मुझे आगे जीने से अब कोई मतलब नहीं है, मेरी मौत तो मेरी बेटी के साथ ही हो चुकी है। और आर्नल्ड समझ जाता है कि अब रिचर्ड वापस से पुलिस फोर्स ज्वाइन नहीं करने वाला और वो वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी ये कहानी कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टाटा, सायोनारा।